पिछले क्लास में हम लोग एक सेट कंप्लीट कर चुके थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से जारी किया जाता है। तो एक सेट हम लोग देख चुके हैं, एक मॉडल पेपर देख चुके हैं। ये जो मॉडल पेपर है वो देखो यहाँ फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम 2021-22 का है, और इसमें जो भी सिलेबस है सब पढ़ना है, ऐसा नहीं पढ़ना। जो नहीं पढ़ना उसको हटा देंगे, लेकिन प्रीवियस ईयर है, मॉडल क्वेश्चन पेपर देखिए यहाँ लिखा है मॉडल क्वेश्चन पेपर क्लास 11 का, तो आपके काम का ही होगा। बहुत सारा चीज़ सीखने को मिलेगा। जो भी क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा तो हम लोग एक बार इसको भी रिपीट कर लेते हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर को। तो एक एक करके हम लोग इसका आंसर कर देखते जाएंगे। आंसर किया हुआ भी है, लेकिन आपको उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, आपको सिर्फ समझना है और बेसिक चीज़ जानना है। आंसर इसलिए किया हुआ है क्योंकि पिछले साल का था, और हम लोग हर साल का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर आता है उसको आंसर करके और उसका पीडीएफ अपने स्टूडेंट को शेयर करते हैं, इसलिए आंसर किया हुआ है। इस साल भी जो आएगा मॉडल पेपर 2024 एग्जाम के लिए, उसका भी आंसर करके हम लोग शेयर करेंगे, वीडियो भी बना देंगे और पीडीएफ भी आपको आंसर करके भेज देंगे। आपको जिसमें पढ़ना है उसमें पढ़िए। देखिए चलिए इसको पढ़िए, क्या लिखा है कि वित्तीय परिणाम जानने के लिए सभी व्यावसायिक लेन देनों को रिकॉर्ड करने, वर्गीकृत करने और सारांशित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन इन ऑर्डर टू नो द फाइनेंशियल रिजल्ट इज नोन एज। आपको बताया गया था अकाउंटिंग का डेफिनेशन, यही ना बताया गया है। अकाउंटिंग का डेफिनेशन में सबसे पहले क्या बताया गया? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। ध्यान देना, ये अकाउंट सब्जेक्ट है, अकाउंट सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, तीसरा क्या है? समराइजिंग। ये तीनों करने का प्रोसेस क्या कहलाता है? अकाउंटिंग। इसमें और भी कुछ बताया गया था। अच्छा, इसमें सिर्फ अगर रिकॉर्डिंग लिखा रहता तब क्या होता? ये दोनों नहीं लिखा रहता, सिर्फ रिकॉर्डिंग लिखा होता तो इसका आंसर चेंज होकर बुक क्या हो जाता? बुक कीपिंग हो जाता। बुक कीपिंग के अंदर केवल रिकॉर्डिंग करते हैं, बुक कीपिंग के अंदर क्या करते हैं? केवल रिकॉर्डिंग करते हैं। लेकिन जहां क्लासिफिकेशन आ जाएगा वहां क्या हो जाएगा? अकाउंटिंग। तो बुक कीपिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, ये तीनों किसका पार्ट है? अकाउंटिंग का। और केवल अगर रिकॉर्डिंग लिखा होता तब कहाँ लेके जाते? बुक कीपिंग में। कहीं कोई दिक्कत है? अच्छा, केवल अगर क्लासिफिकेशन लिखा होता तब कहाँ जाते? केवल क्लासिफिकेशन लिखा रहेगा तो लेजर में जाते हैं। फिर से समझिएगा, इसका मतलब है कि रिकॉर्डिंग को हम किस नाम से जानते हैं? बुक कीपिंग। क्लासिफिकेशन को किस नाम से जानते हैं? लेजर। लेकिन तीनों लिखा हुआ है तो तीनों तो अकाउंटिंग का ना प्रोसेस है। चाहे बुक कीपिंग हो चाहे लेजर हो, सब किसके अंदर आता है? अकाउंटिंग के अंदर। याद रहेगा सबको? तो अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। यही ना होगा? ये सारा काम किसके अंदर आता है? अकाउंटिंग में। तो बहुत अच्छे से हम लोग सीख लिए। आगे लिखा है, लाभ कमाने के लिए व्यवसाय में मालिक द्वारा निवेश की गई नगद, माल या संपत्ति को क्या कहा जाता है? अगर लाभ कमाने के लिए बिजनेस का मालिक बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, बोलता है कैश, या तो पैसा दे रहा है बिजनेस का मालिक, या तो सामान दे रहा है बिजनेस का मालिक, या तो संपत्ति दे रहा है, बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है पैसा कमाने के लिए, तो उसको किस नाम से जानते हैं? तो बिजनेस का मालिक नगद लगाए, सामान दे या संपत्ति दे बिजनेस में पैसा कमाने के लिए, उसको हम पूंजी के नाम से ना जानते हैं? मालिक जो कुछ भी लगाता है, चाहे वो पैसा लगाए, चाहे वो सामान लगाए, चाहे वो संपत्ति लगाए बिजनेस में पैसा कमाने के लिए, तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? पूंजी के नाम से। हम लोग जानते हैं कि इतना पूंजी लगाया। अगर और घटा तो बोलता है और पूंजी लगाया। तो बिजनेस का मालिक बिजनेस से प्रॉफिट कमाने के लिए जो कुछ भी लगाता है बिजनेस में, वो किस नाम से जाना जाता है? पूंजी के नाम से। जैसे यहाँ पे थोड़ा पेपर गलत निकल गया, यहाँ पे बहुत ज्यादा क्रॉस है, सबको ध्यान ना दें। लिखा है ICAI, भारत में जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए इंस्टीट्यूट बना हुआ है उसका नाम क्या है? ICAI। उसका फुल फॉर्म ऊपर लिखा है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। बोलता है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई 1949 में। कब स्थापना हुई? 1949 में। फुल फॉर्म समझ गए? ICAI भारत की एक ऐसी संस्था है जो भारत में अकाउंटिंग करने के रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाती है। ध्यान दीजिएगा, जैसे भारत में टाटा कंपनी है, रिलायंस है, जिंदल है, मित्तल है, महिंद्रा है, तो ये अपने हिसाब किताब को लिखता है। इसका कोई रूल्स रेगुलेशन है या अपनी मर्जी से जैसे मन करता वैसे लिख देता है? सारी कंपनियां अपने मर्जी से हिसाब किताब लिखती है, जैसे मन किया, कुछ मन किया कि इसको नहीं दिखाना तो नहीं दिखाना, इसको दिखाना है दिखाना है, ऐसा करके लिखता है? या एक नियम बना हुआ है जिसके तहत सबको लिखना होता है? तो सारे लोगों के लिए एक कॉमन रूल्स है। अच्छा, ऐसा अगर लिखना हो ना कि तुम्हारी मर्जी पर तुमको जो लिखना लिख दो, तो कोई आदमी टैक्स देवे नहीं करेगा, क्योंकि इनकम को छिपा देगा। कोई इनकम नहीं लिखेगा तो सरकार को तो चवन ही नहीं मिलेगा, तो देश कैसे चलेगा? सरकार बोलते ऐसे नहीं चलेगा, आपको एक सिस्टम हम दिए हुए हैं, उसी सिस्टम से लिखना है और पूरा टैक्स देना है ईमानदारी से। बात समझ गए? उस सिस्टम से अगर आप लिखिएगा तो आपको भी टैक्स देना पड़ जाएगा। बहुत सारे लोग दुकान गांव में भी चला रहे हैं ना, अगर सिस्टम से लिखना शुरू कर देंगे तो उनको भी टैक्स देना पड़ जाएगा, क्योंकि उनका भी इनकम दिख जाएगा सरकार को।
तो बड़ी बड़ी कंपनियों को एक सिस्टम मिला हुआ है, उसी सिस्टम से लिखना है उसको हिसाब किताब, और उससे उसका जो इनकम आएगा उसके आधार पर उसको टैक्स पे करना है। वो सिस्टम बनाया कौन? आखिर कौन है जो भारत में अकाउंटिंग करने के लिए सिस्टम बना रखा है? तो उसी का नाम क्या है? ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया। और भारत में जितने CA करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जो कोर्स करता है, वो इसी इंस्टीट्यूट का मेंबर होता है। यहीं से रजिस्ट्रेशन करा के आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना होता है। बात समझ गए? तो भारत में जितने कंपनियां चल रही है उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइड किया जाता है अकाउंटिंग करने के लिए, लिखने के लिए कि हिसाब किताब कैसे लिखेंगे, एक जैसा नियम है पूरे देश के लिए। और वो एक जैसा नियम कौन देता है? ICAI। और कब इसकी स्थापना हुई है? 1949। कहीं कोई दिक्कत है? और आज भी ICAI काम कर रहा है और आगे करता रहेगा। इसने इसके लिए क्या बना रखा है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सुने होंगे आप कि क्या बना रखा है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग मतलब लेखांकन, स्टैंडर्ड मतलब मानक, लिखने के नियम। और कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने थे? 32। अभी कितने लागू हैं? 29। क्योंकि 29 के बाद 30, 31 और 32, ये जो तीनों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड खत्म हो गया, हटा दिया गया, क्योंकि यूजलेस था, इसका उपयोग नहीं हो रहा था। इसलिए अभी कितने लागू हैं? बनाए कितने गए थे? 32। कहीं कोई कंफ्यूजन? और कौन बनाया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को? ICAI। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई? 1949। कहीं कोई दिक्कत है? ये भारत में हुई 1949 में, दुनिया में तो बहुत पहले से चल रहा है। तो दुनिया वाले का नाम ये नहीं है, ये तो इंडिया वाले का नाम है। जैसे दुनिया में बहुत सारे देश है जो अकाउंटिंग के अलग अलग कॉन्सेप्ट लागू करके रखे हुए, और उसी के आधार पर दुनिया के हर देश अपना हिसाब किताब लिखता है। सोचिए, एप्पल की कंपनी भारत में आती धंधा करने के लिए, तो एप्पल की कंपनी तो दुनिया के सारे देशों में, तो अपना हिसाब कैसे लिखेगा? रुपया में रखेगा कि डॉलर में रखेगा कि ईरान के करेंसी में रखेगा कि सऊदी अरेबिया के करेंसी में रखेगा? कौन करेंसी में रखेगा और किस सिस्टम से रखेगा? भारत में लिखने का सिस्टम अलग है, अमेरिका में लिखने का सिस्टम अलग है, बिजनेस में सऊदी अरबिया में अलग है। परेशानी है कि नहीं? इसके लिए हर देश में उसको उसके सिस्टम के अकॉर्डिंग रखना पड़ता है। और इस समस्या को दूर करने के लिए एक नया सिस्टम आया था जिसका नाम क्या है? IFRS। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुत सारे देशों में आपका बिजनेस चलता है, तो आपको हर देश के सिस्टम के हिसाब से लिखना होगा। तो हर देश के सिस्टम के हिसाब से आप लिखोगे तो आप परेशान ना हो जाओगे। तो ऐसे में क्या होना चाहिए? जैसे अभी एक एग्जांपल दे देते हैं, ये छोड़ दीजिए। एक आदमी ट्रक का मालिक है, उसका ट्रक 6-7 राज्य में जाता है। झारखंड चलता है, बिहार चलता है, इधर पश्चिम बंगाल चलता है, उत्तर प्रदेश चलता है, उड़ीसा चलता है, और इधर मध्य प्रदेश चलता है, छत्तीसगढ़ चलता है। इतने सारे राज्यों में मेरा ट्रक जाता है। तो झारखंड में जो DTO का नियम है, ट्रांसपोर्ट का जो नियम है झारखंड में, क्या वही नियम बंगाल में मिलेगा? नहीं, वहाँ नियम अलग है। अब झारखंड का नियम है, झारखंड के हिसाब से मेरा ट्रक का रजिस्ट्रेशन हो गया। अब बंगाल बोलता है नहीं, ट्रक में ये सुविधा होनी चाहिए। अब झारखंड में नहीं लिखा था तो हम नहीं कराए। अब जैसे बंगाल गया, मेरा ट्रक पकड़ लिया, तो फंसेंगे कि नहीं? चलो बंगाल के हिसाब से कर लिए, ट्रक छुड़ा लिए 50,000 दे के, फिर गया उड़ीसा, वहीं फंस गया। वहाँ की सरकार बोलती है मेरे यहाँ तो ऐसा नियम है। तो इसीलिए देखिएगा, जो ट्रक का मालिक होता है जब जानता है कि उसको एक स्टेट से ज़्यादा स्टेट में चलना है, तो ऑल इंडिया परमिट लेता है। देखो ऊपर में लिखा रहता है ट्रक के ऊपर में ऑल इंडिया परमिट, कि हम पूरे भारत का परमिट ले लेते हैं। पैसा ज़्यादा लगेगा लेकिन मेरा ट्रक कहीं भी जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। और जिसमें ऑल इंडिया परमिट नहीं लिखा है वो ट्रक एक राज्य में ही चलेगा, देखिएगा। और बहुत ज़्यादा तो उधर जमशेदपुर से सामान उठाएगा, कोडरमा उतार देगा, झारखंडे में बिजनेस करेगा। तो आपका गाड़ी कहाँ तक चलता है उस एरिया में आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। उसी तरह से यहाँ है कि आपका बिजनेस किस देश में चलता है। केवल भारत में चलता है तो आपको IFRS का जरूरत है? खाली भारत में धंधा करते हैं, हम दुनिया में बेचे भी नहीं करते, तो हमको ये समस्या आ रहा है कि डॉलर और यूरो, कुछ नहीं। जब भारत में किसी भी कोने में रुपया ही ना चलता है। लेकिन अगर मेरा बिजनेस भारत के अलावा दूसरे देशों में, तब तो हमको करेंसी का दिक्कत है, तब तो हमको उस देश के नियम का भी दिक्कत है, तब हमको किसका सहारा लेना पड़ता है? IFRS का। कहीं कोई दिक्कत है? अब बहुत ज़्यादा डिटेल अभी नहीं जाएंगे, इतना चीज़ आप समझ गए। IFRS का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। इंटरनेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। व्यापार छूट केवल क्रेडिट लेन देन पर दी जाती है। बोलता है कि ट्रेड डिस्काउंट जो है वो केवल उधार लेन देन पर दिया जाता है, तो ये गलत है। ट्रेड डिस्काउंट सब पर मिलता है, चाहे नगद खरीदो, उधार खरीदो, ट्रेड डिस्काउंट सबको मिलेगा, कहीं कोई दिक्कत। लेकिन कैश डिस्काउंट केवल नगद लेन देन पर मिलता है, ये भी गलत है। कैश डिस्काउंट हमेशा किस पर मिलता है? नगद लेन देन पर। याद रहेगा, ट्रेड डिस्काउंट आप नगद खरीदो, उधार खरीदो, दोनों में मिलेगा। ट्रेड डिस्काउंट दोनों परिस्थिति में मिलेगा। इसलिए जो सेंटेंस है वो क्या है? गलत है। बताओ, अकाउंटिंग पीरियड कितने दिनों का होता है? लेखांकन अवधि, हिसाब किताब कितने दिनों का लिखा जाता है?
कब से स्टार्ट होता है? जनवरी से नहीं, फरवरी से, मार्च से, 1 अप्रैल से। अब देखो यहाँ हिंदी में पहली मार्च लिख दिया, लेकिन इंग्लिश ठीक लिखा है ना, तो हिंदी को छोड़ देना। साल की पहली, यहाँ अप्रैल लिखना चाहिए, अप्रैल से। 1 अप्रैल से शुरू होता है फाइनेंशियल ईयर। और कब तक चलता है? हाँ, 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक चलता है। यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा। कोई दिक्कत है? और हम लोग जो भी भारत में जो बिजनेसमैन टैक्स देने वाला है, जो भी व्यक्ति टैक्स पेयर है, जो टैक्स पे करता है, वो अपना हिसाब किताब इसी में रखता है। कोई दिक्कत है? जो भी टैक्स पे करने वाला है, चाहे आपके यहाँ कोई सर्विस में, अगर आपके यहाँ कोई होंगे, आपके पेरेंट्स अगर नौकरी में हैं तो इसी सेशन को फॉलो करते होंगे। 31 मार्च, मार्च वाला महीना उनके लिए एकदम सुखाड़ का महीना होगा। पैसा मांगोगे तो बोले अरे सब पैसा टैक्स में कट गया, क्योंकि ये क्लोजिंग डेट होता है। इस डेट में क्या होता है? टैक्स पे होता है। समझ गए? क्लोजिंग डेट में क्या होता है? टैक्स पे। तो मार्च महीना उनके लिए दिक्कत होगा। अप्रैल भी दिक्कत हो जाता है अगर टैक्स ज़्यादा बन गया। जैसे सैलरी है 70,000 और टैक्स बन गया 90,000, तो 70,000 तो मार्च वाला उड़ा लिया, अप्रैल वाला भी 20,000 काटेगा, तब ना वो पूरा पैसा वसूल करेगा। तो मार्च का महीना हमेशा उनके लिए क्राइसिस का महीना होता है, क्योंकि ये क्लोजिंग डेट होता है। वो बार बार बोलेंगे कि देखो क्लोजिंग डेट है। तो क्लोजिंग डेट का मतलब है कि हर बिजनेसमैन का हिसाब किताब कब खत्म होता है? 31 मार्च को। और कब शुरू होता है? 1 अप्रैल को। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष। और एक होता है कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर कब से कब तक चलता है? जनवरी से दिसंबर। जो हम लोग जानते हैं कैलेंडर कब से कब तक होता है? जनवरी से दिसंबर। तो छोटा बिजनेसमैन जिसको टैक्स वैक्स नहीं देना, वो किसी तरह से हिसाब रख लेता है। कुछ तो ऐसा है कि दिवाली दिवाली रखता है, एक दिवाली में नया डायरी शुरू करेगा, श्री गणेशाय नमः, और फिर दूसरा दिवाली में खत्म हो जाएगा। कॉपी खत्म हो, डायरी खत्म हो या ना हो, दिवाली की पूजा करते समय नया डायरी लाता है। चूंकि वो टैक्स पेयर नहीं है, इसलिए सरकार उसको फोर्स नहीं करती है। लेकिन जिस दिन उसका इनकम ज़्यादा हो गया और टैक्स पे करने लगेगा, सरकार उसका सब दिवाली निकाल देगी। वो बोलेगी दिवाली में पूजा तुम करो, लेकिन हिसाब तो तुमको मार्च में बंद करना होगा। बात समझ गए? इस बात को ध्यान रखना है। इसमें से कौन है जो फिक्स एसेट्स है? फिक्स एसेट ऐसा एसेट होता है जो 1 साल से ज़्यादा समय तक मेरे पास चलता है। तो स्टॉक हमारे पास, पेमेंट ऑफ एडवांस नहीं ना, कैश, ये सब 1 साल से ज़्यादा चलता है। कौन चलता है? कोई व्यक्ति बोल सकता है जमीन खत्म हो गया तुरंत, लेकिन कैश भैया ये तो एक दिन नहीं चलेगा। बढ़िया से मार्केट घूमने गए कि सब निकल गया। एडवांस, मान लिया आप हमको एडवांस दिए, तो कितना दिन का एडवांस देते हो? बहुत ज़्यादा तो 1 साल का दे सकते हो। 1 साल के बाद तो उसको यूज कर लोगे आप। रेंट अगर एडवांस में देते तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना तक जब लेंगे तो यूज हो जाएगा कि नहीं? तो ये तीनों चीज़ जो है वो करेंट एसेट्स है। कौन सा एसेट है? करेंट एसेट है। फिक्स एसेट कौन है? और फिक्स एसेट का नाम क्या है? तो लैंड के साथ बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर, पेटेंट्स, गुडविल, ये सब हमारे कौन सा एसेट है? फिक्स एसेट है। कौन सा एसेट है? फिक्स एसेट है। चालू संपत्ति में कौन शामिल? करेंट एसेट में देखो, अब गुडविल अभी बताए, फिक्स एसेट, प्लांट फिक्स एसेट, फर्नीचर फिक्स एसेट। करेंट एसेट कौन है? कैश एट बैंक। बैंक में जो पैसा है वो करेंट एसेट होता है। करेंट एसेट का मतलब है कि बैंक में जो पैसा है वो 1 साल से ज़्यादा समय तक नहीं टिकता है। कहीं कोई दिक्कत है? जब चाहे तो निकाल सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं करेंट एसेट। लेकिन गुडविल फिक्स एसेट है, प्लांट फिक्स एसेट है, फर्नीचर फिक्स एसेट है, और कैश एट बैंक क्या है? करेंट एसेट्स है। कहीं कोई कंफ्यूजन? बोलते जाना है साथ ही साथ। जो बच्चा नहीं बोलता है उसके दिमाग में एक बात नहीं चलता। आप कभी भी किसी चीज़ को रिपीट करके बोलोगे ना, तो आपके दिमाग में सारी बातें आ जाएगी। इसलिए बचपन में एक सबसे अच्छा तरीका था टीचिंग का, पढ़ाने का। जो टीचर पढ़ाते थे, क्या था बताइए जी? एक लड़का खड़ा होकर बोलता था, बाकी बच्चे रिपीट करते थे, तो बहुत कुछ याद हो जाता था। और ये तरीका बचपन से पढ़ने का सबसे बेस्ट है। और दूसरा जो तरीका है उसको बोलते हैं वॉक एंड चॉक मेथड, या टॉक एंड चॉक मेथड बोलते हैं। लिख के और बोल के पढ़ाना। समझ में आया? चॉक मतलब लिखना और टॉक मतलब बोलना। हम लिख भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा। और आपको भी यही काम करना चाहिए। जब हम बोलते हैं तो रिपीट करना चाहिए। जो रिपीट करने से आपका 100% फोकस यहाँ पे रहेगा। नहीं तो बच्चा लोग बोर्ड देखते देखते दाएं बाएं देखने लगता है, अलग दुनिया में खो जाता है। फिर वो 10 मिनट बाद याद आएगा कि उसके बाद क्या पढ़ाएं उसको पता नहीं है। बैठा तो यहाँ है लेकिन जिंदा नहीं है। उसको हम लोग बोलते हैं जिंदा नहीं है। 100% फोकस यहाँ नहीं है उसका। तो 100% अटेंशन के लिए आपको रिपीट करना चाहिए, बोलना चाहिए। चाहे वो यूट्यूब पे क्यों नहीं बच्चा देख रहा है, अगर वो देख रहा है, रिपीट करेगा तो उसको दिमाग में उसका सेट हो जाएगा कि ये करंट एसेट है, ये फिक्स एसेट है। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा खर्चा नहीं है? इसमें कौन है जो खर्च नहीं है? तो मजदूरी खर्चा है ना, रेंट भी खर्चा है ना, फर्नीचर का रिपेयर किया खर्चा है ना। लेकिन फर्नीचर तो खर्चा नहीं ना है। ये क्या है? ये एसेट्स है। कौन सा एसेट है? फिक्स एसेट है। व्यवसायी द्वारा अपने निजी प्रयोग के लिए पैसा निकाला जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग।
बिजनेसमैन अपने प्रयोग के लिए अगर पैसा निकालता है तो उसको किस नाम से जानते हैं? ड्राइंग के नाम से जानते हैं। बोलता है यह अवधारणा, एक अवधारणा यहाँ दिया है, यह अवधारणा की निकट भविष्य में एक व्यावसायिक उद्यम को बेचा या परिसमाप्त नहीं किया जा सकता। इसमें कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है, ये बताता है कि अभी हम अपने बिजनेस को ना बेचने वाले हैं और ना बंद करने वाले हैं। ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट बताता है? ये तो मारा हुआ है, तो बहुत आसान है सबका। ये लोग किया हुआ है पूरा ना, पीला मार देता है एकदम तुरंत। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये बताता है कि एक बिजनेसमैन ये मान के चलता है कि उसका बिजनेस अभी नियरेस्ट फ्यूचर में बंद होने वाला नहीं है। तो वही बोल रहा है कि ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसमें यह माना जाता है कि मेरा बिजनेस नज़दीक, मतलब नियरेस्ट फ्यूचर में बंद होने का चांस नहीं है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को कौन सा कॉन्सेप्ट बोलते हैं? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। हिंदी में क्या बोलते हैं? चालू व्यवसाय अवधारणा। नीचे इकाई अवधारणा, यूनिट कॉन्सेप्ट। यूनिट कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि बिजनेस अलग है और मालिक अलग है। यूनिट कॉन्सेप्ट बताता है कि बिजनेस अलग है और मालिक अलग है। इस दुनिया में जो व्यक्ति यूनिट कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं किया वो बर्बाद हो गया, जिसमें सहारा सबसे पहले। इसी में सहारा फेल नहीं हुआ है, सहारा जो बर्बाद हुआ है ना, उसका कारण यही है, यूनिट कॉन्सेप्ट। वो समझ ही नहीं पाया कि उसका रुपया कि धंधा का रुपया। तुम लोग पक्का बिजनेसमैन से देखना, रुपया अलग अलग होता है। अगर वो काउंटर पर बैठा है और तुम गए हो, चेंज नहीं है ना, तो अपना पर्स से पैसा निकालेगा 100 रुपया, तो 100 रुपया चेंज देगा, तो 100 रुपया पर्स में रख लेगा, तब रखता है। देखो ऐसा कभी क्या? ऐसा ही बिजनेसमैन पक्का बिजनेसमैन है। और जो ऐसा नहीं कर रहा है वो बर्बाद है। उतना ये मानना है 2 साल के अंदर बर्बाद हो जाएगा। 2 साल नहीं लगेगा, ताश के पत्ते की तरह बिखर जाएगा उसका धंधा, क्योंकि उसको पता नहीं चला मेरा रुपया कि बिजनेस का रुपया। जो पक्का बिजनेस देख लेना तुम, कि अपना पर्स अगर 1000 रुपया का चेंज निकाला तो 1000 रुपया डाल देगा, उसके बाद आप रख लेगा अपना पैकेट में, क्योंकि उसको मालूम है कि बिजनेस अलग है और मालिक अलग है। और ये सहारा गलती यही किया, इन्वेस्टर से पैसा उठा लिया हम आप जन लोगों से कि भैया 6 साल में पैसा आपका डबल कर देंगे। तो 6 साल में अगर डबल कर दीजिएगा आप, और पैसा उठा लिया, इस पैसे से क्या किया? अपना बड़ा सा महल बनाया। तो जो पैसा हम जनता से लिए थे उसको हम कहीं लगाते, वहां से कमाते, तब ना उसको डबल करके देते। अब वो कमाने के बजाय हम उसको महल में लगा दिए। फाइटर जेट, अब फाइटर जेट बोलते हैं, पर्सनल जेट खरीद लिया, अपना विमान खरीद लिया, प्लेन। अब ये सब खरीद के ऐश का जिंदगी जी रहा है वो, ठीक है। अब सवाल आया, 6 साल तो बीत गया, अभी ये इन्वेस्टर पैसा मांगने लगा कि मेरा डबल करके दो। अब यार डबल छोड़ दो, इसका मूलधन भी तो नहीं है इसके पास, सब पैसा लगा दिया घर में। ये कहीं लगाता किसी कंपनी में, तब ना वहां से रिटर्न ला के देता। तो एक नुकसान हुआ, ये बर्बाद हुआ कि कुछ पैसा लगभग हमको तो 10-15 हज़ार करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए ये जनता से लेके। दूसरा, यहाँ भी दिमाग लगा लिया था, तब तक सरकार को भी भनक नहीं लगा था कि ये काम कर चुका है। दूसरा काम यह क्या किया कि किसी एक प्रोजेक्ट में लगा दिया पैसा। कौन सा प्रोजेक्ट में? तो दिल्ली में क्या है ना, बड़े बड़े फ्लैट्स बन रहे थे, उसमें ये पैसा लगा दिया जाके, रियल एस्टेट बॉन्ड लेकर आ गया कि लाइए पैसा रियल एस्टेट। अगर वो फ्लैट बन जाता और बिक जाता तो ये सारा एडजस्ट कर लेता। ये जान रहा था, दिमाग तो इसका था कि हम अपना घर का पैसा भी कस्टमर को दे देंगे, यानी सारा पैसा दे देता, इतना कमाता है इस प्रोजेक्ट से। लेकिन हुआ क्या कि सुपरटेक नाम का बिल्डर था, वो पैसा ले लिया सहारा से, बिल्डिंग आधा अधूरा छोड़ दिया ना, बिल्डिंग बिका। बिल्डिंग तो बिका है, कस्टमर पैसा भी दे दिया, वो जो बिल्डर था वो पैसा ही लेके छोड़ दिया आधा अधूरा फ्लैट्स। सोचिए, कस्टमर से पैसा ले लिया, सबसे बैंक लोन करा के लोन उठा लिया बिल्डर, सहारा से भी पैसा उठा लिया और आधा अधूरा प्रोजेक्ट छोड़ दिया। अब जब प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा, कस्टमर को बिल्डिंग नहीं मिलेगा, कस्टमर को बिल्डिंग नहीं मिलेगा तो जो 10-10 लाख रुपए बाकी है, 4,000 फ्लैट और 10 लाख रुपए जोड़ लो, तो उतना पैसा बिल्डर को मिलेगा नहीं। बिल्डर बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है पूरा करने का, हम कहाँ से प्रोजेक्ट पूरा करें। वो अलगे डिफॉल्टर बना हुआ है और सारा इंडिया का जो पैसा था डूब गया। अब जब तक बिल्डिंग नहीं बिकेगा इसको मिलेगा नहीं। यहाँ मामला फंस गया, इसलिए सुपरटेक को भी कोर्ट में लाया गया था। वो भी 485 करोड़ रुपया का एक चेक काट के दिया, दूसरा नहीं दे पाया है। वो बोलता है सर हमको दिवालिया घोषित कर दीजिए, इंसॉल्वेंट बना दीजिए, मेरे पास कुछ नहीं है, जबकि बदमाशी उसी का है। और वो क्या किया, बिल्डर भी, मतलब सब इस दुनिया में लालच के चक्कर में फंसते चला गया। बिल्डर क्या किया कि एक जगह के लिए पैसा मिला था, आप 4,000-5,000 फ्लैट्स बेच रहे हैं, छोटा मोटा चीज़ है जी, हजारों करोड़ का धंधा आप कर रहे थे, इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिए ना, यहाँ से कमाइए तो दूसरा में लगाइए। वो क्या किया कि यहाँ से कमाया, दूसरा जगह ज़मीन खरीदने लगा, वहाँ भी बनाने लगा, तो अब पैसा घट गया, तो दोनों जगह आधा अधूरा छूट गया। तो ऐसे 10,000 से 15,000 फ्लैट्स ऐसे ही पड़ा हुआ है, दोनों में से कोई कंप्लीट नहीं हुआ है और सहारा लटक गया। अभी पैसा दे कहाँ? एक तो इधर बर्बाद हो गया है और दूसरा जो लगाया था इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में वो बर्बाद। तो इसका डुबाने का सबसे बड़ा कारण है इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड।
देखिएगा, जिसका पैसा पहले डूबा था, अभी तो किसी का नहीं मिल रहा है, लेकिन जिसका पैसा पहले डूबा था उसका इसी बॉन्ड में पैसा लगा होगा। उसके बाद अब तो सबका डूब गया, है ही नहीं पैसा, क्या करेगा? जो उसका सपना था चूर चूर हो गया। तो बताइए क्या करके गलती किया? इसको ये सोचना चाहिए, ठीक हम बिजनेस से कमाएंगे, जो कमाएंगे ना, जो मेरे पास आएगा उससे हम अपना घर बनाएंगे। लेकिन ये गलती किया कि बिजनेस के पैसे को अपने बाबूजी का पैसा मान लिया, बर्बादी हो गई इसकी। और ये हर व्यक्ति इस दुनिया में, वालमार्ट नाम का एक बड़ा सा कंपनी आया था, वो बर्बाद हो गया। ऐसा कितने केस स्टडी आप देखोगे, जो ये धंधा, विजय माल्या, किंगफिशर का प्लेन उड़ता था ना, वो भी केस स्टडी पढ़ोगे तो यही समस्या था, उसने बिजनेस इंटीग्रिटी समझा ही नहीं। उसको लगा वो पैसा मेरा पैसा। अब आईपीएल का टीम खरीद रहा है, 15 को लड़की लोग घूमते रहते थे उसके साथ, तो सब पैसा कहाँ बर्बाद होगा ही ना। हाँ या नहीं? वो करोड़ों रुपए लेता था सब, तो ये सब पैसा कहाँ जाएगा? आप जनता का पैसा जो बिजनेस के लिए आया था, उस पैसे को आप पर्सनल यूज के लिए लगा दिए, आप बर्बाद हो जाओगे। बात समझ गए? ये चीज ध्यान रखना। तो इसलिए याद रखना है, क्या माना जाता है बिजनेस एंटिटी में, कि बिजनेस और मालिक क्या है, अलग अलग होना चाहिए। अलग अलग भैया, बिजनेस अलग और मालिक अलग। इसका क्वेश्चन ही गायब है। अच्छा, दोनों में सेम चीज स्कैन हो गया, चलो ठीक है, अब यहाँ होगा। ये 11 नंबर क्वेश्चन था ना? हाँ ठीक है, 12 नंबर यहाँ पे। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बोलता है कि केवल वैसे लेन देन को बिजनेस में लिखा जाता है जिसको इन टर्म्स ऑफ मनी में मेजर कर सकते हैं। नहीं, जिस लेन देन को पैसे के रूप में मापा जा सकता है बिजनेस में, उसी का लेखांकन होगा। जैसे हमने माल बेचा तो पैसे के रूप में माप सकते हैं ना, कितने का माल बेचा, ये तो पैसे के रूप में। लेकिन थैंक यू किसी को बोलते हैं, लेन देन तो हुआ, एक दे रहा है एक ले रहा है, लेकिन क्या इसको बोल सकते हैं पैसे के रूप में माप सकते हैं? कोई कितने रुपए का थैंक यू कोई नहीं बता सकता, तो इसका क्या अकाउंटिंग करेंगे? नहीं। तो अकाउंटिंग केवल वैसे लेन देन का करेंगे जिसको इन टर्म्स ऑफ मनी में क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। जिसको इन टर्म्स ऑफ मनी में मेजर नहीं कर सकते हैं, वैसे लेन देन को कभी भी बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। कराधान के प्रावधान के अनुसार किया जाता है, बोलता है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इज मेड अकॉर्डिंग टू। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन क्यों किया जाता है? तो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट के अनुसार। ये क्या है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन? कितने लोग इसमें हैं जिनके पेरेंट्स सर्विस में हैं, गवर्नमेंट जॉब में? जिनके भी पेरेंट्स होंगे उनको पूछिएगा, उनका सैलरी से टीडीएस कटता है। नाम सुने होंगे, टीडीएस कट गया। टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जहाँ से कमाया जा रहा है वहीं पे टैक्स आनी। इसका मतलब आपके पापा जहाँ भी काम कर रहे हैं, उनका जो ऑनर है, जो मालिक है, वो टैक्स काट के सैलरी देता है। अगर सीसीएल में है तो सीसीएल टैक्स काट के सैलरी देगा, उसको बोलते हैं टीडीएस। तो टीडीएस क्यों काट दिया जाएगा? तो सीसीएल को पूछा जाता है, जब आपके पापा बोले कहे काट लिया जी तुम मेरे से पूछे बगैर, बोले ये सैलरी टैक्स मार्च में देना होगा। नहीं, जब मार्च एक साल बीतेगा तो आपको टैक्स देना होगा। मार्च में देना तो अभी तुम काहे काट रहा है भैया? ये जुलाई चल रहा है, मार्च में देना है तो अभी तुम काहे काट रहा है? बोलता है हमारे यहाँ एक सिस्टम है कि टैक्स के लिए पहले से प्रोविजन करके रखेंगे। अगर आपका टैक्स पूरे साल भर में 1.5 लाख रुपया बनता है भैया, 1.5 लाख कर देते हैं, तो 1.5 लाख एक बार में दे दोगे? सैलरी कितना है? बोला 70,000। बोला 1.5 लाख कैसे दोगे? तुम जो हवा उड़ा रहा है कि मार्च में ले काट लीजिएगा, कहाँ से दोगे? और लास्ट में तुम बोलेगा कि मार्च महीना में कि सर बहुत तकलीफ में हम हैं, बेटा बीमार है, ये है वो है, पैसा मेरे पास नहीं सर, लीवर किडनी लेना है ले लीजिए, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो कहाँ से देंगे टैक्स हम? इसीलिए भारत सरकार ये नियम लगाई है कि हर मालिक को अपने एम्प्लॉय को टीडीएस काट के सैलरी देना। अगर किसी का सैलरी टीडीएस मतलब टैक्स नहीं है जमा हुआ तो क्या होगा जी बताओ? जैसे ब्रांच में हम मैनेजर हैं, ब्रांच के मैनेजर हैं, मेरे ब्रांच में 18 लोग काम करते हैं बैंक में, उन लोगों का टीडीएस काटने का ड्यूटी मेरा है। अगर हम उसमें से किसी का भी टीडीएस नहीं काटे ना, और लास्ट में वो बोल दिया कि मेरे पास पैसा नहीं, हम टैक्स नहीं दे पाएंगे, तो मेरे सैलरीज कटेगा। समझ गए? क्योंकि लास्ट में कोई भी आदमी, जानते हो ना, हाथ में पैसा आ जाता है आदमी तक क्या करता है, उड़ा देता है। उसके बाद सरकार जबरदस्ती वसूलेगी, किसी से वसूल सकती है? नहीं वसूल सकती। इसलिए सरकार बोलती है कि प्यार से पहले से काटते जाओ थोड़ा थोड़ा करके, और लास्ट वाला महीना पूरा उड़ा लेना। तो थोड़ा थोड़ा करके कटते जाएगा, लास्ट महीना 70,000 उड़ा लेगा आपका। बात समझ गए? इसलिए जिसका कम होता है देखिएगा मार्च महीना का सैलरी गायब कर देता है, 1 रुपया मत दो, सब टैक्स में काट लो। तो ये है टीडीएस। और वही बात यहाँ लिखा है, ये जो प्रोविजन हम पहले से करके रखते हैं टैक्स के लिए, कितना रुपया इसको टैक्स देना है, तो पहले से पैसा काटते जाओ। ये कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है? कंजर्वेटिज्म। पुरानी, रूढ़िवादी मतलब होता है पुराना कॉन्सेप्ट। रूढ़िवादी मतलब क्या होता है? पुराना कॉन्सेप्ट। अब यहाँ बोल रहा है कि लाइबिलिटी और एसेट्स दिया है किसी का, लाइबिलिटी है 90,000 और एसेट है 1,50,000, तो कैपिटल क्या होगा? तो आप जानते हैं एसेट बराबर क्या होता है? कैपिटल प्लस
तो बताओ लाइबिलिटी दिया और एसेट दिया, कैपिटल निकालना है तो लाइबिलिटी को इधर भेज सकते हैं ना। तो कैपिटल बराबर क्या होगा, एसेट और प्लस वाला इधर का तो माइनस लाइबिलिटी। अब एसेट कितना है 1.5 लाख और लाइबिलिटी कितना है, तो 1.5 लाख में 90,000 घटेगा तो कितना आएगा बाबू लोग 60,000। किसी को तकलीफ है, तकलीफ है। अब चलते हैं नीचे। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग, बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। केवल बुक कीपिंग पूछा था इसलिए, बुक कीपिंग का मतलब के अंदर ही हम लोग सिर्फ रिकॉर्डिंग करते हैं। इन अकाउंट्स रिकॉर्डिंग इज मेड ऑफ, अकाउंट्स में लेखांकन किसका किया जाता है, ऑप्शन देख लेते हैं। बताओ ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, किसका लेखा किया जाता है, केवल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का या नॉन फाइनेंशियल का, तो नॉन फाइनेंशियल तो होता ही नहीं। अरे जिसको पैसे में मेजर कर सकते उसी को ना लिखेंगे। फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों नहीं, पर्सनल ट्रांजैक्शन नहीं। बिजनेस में पर्सनल ट्रांजैक्शन होगा, जैसे कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग और सतीश कुमार, तो हम अपने घर का सब्जी खरीदेंगे तो कॉमर्स वर्ल्ड में लिखेंगे, नहीं ना लिखेंगे, पर्सनल नहीं। बिजनेस का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा, हम बिजनेस के लिए कुछ भी खरीदेंगे तो बिजनेस में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है। अब मुकेश अंबानी अपने घर में बेटे का बर्थडे मनाए तो बिजनेस से काटेगा उसका खर्चा, बिजनेस अलग है और मालिक। इसीलिए इसीलिए बिजनेस में ये बिजनेस है, ये ऑनर है, मालिक है। जब ये पैसा लगाता है ना, मालिक बिजनेस में पैसा लगाता है, जब दोनों अलग अलग है तो क्या करेगा, ये पैसा लगाएगा उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल, पूंजी। तो मालिक क्या लेता है बिजनेस से इसके बदले में, प्रॉफिट। बोलता पैसा दिए जिला लो प्रॉफिट दो हमको, तुम अलग है भैया हम अलग है। अगर हम एक ही होते तो क्या बिजनेस से प्रॉफिट लेते। और क्या लेता है, इंटरेस्ट पूंजी पर, कि लो हम इतना पैसा लगाए ना उसका ब्याज दो। बिजनेस का मालिक इसलिए मांगता है अपने बिजनेस से प्रॉफिट और अपने बिजनेस से इंटरेस्ट, कि हमारा पैसा लगाया तुम हमको प्रॉफिट दो और इंटरेस्ट दो। और यहाँ से क्या लगाता है ये, पूंजी। चलिए, द बैलेंस ऑफ परचेज अकाउंट इज ट्रांसफर टू, परचेज अकाउंट का बैलेंस कहाँ पे ट्रांसफर होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में। याद कीजिएगा ट्रेडिंग में डेबिट साइड में दूसरे नंबर पर परचेज होता है, तो परचेज अकाउंट का बैलेंस कहाँ पे जाता है, पीएल अकाउंट में परचेज नहीं लिखते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन में परचेज नहीं लिखते हैं, पीएल एडजस्टमेंट में परचेज नहीं लिखते हैं। परचेज जब भी लिखते हैं तो कहाँ पे लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। बोलता है परचेज ऑफ प्लांट फॉर कैश, नगद में अगर आप प्लांट खरीदते हैं तो उससे क्या होगा, डिक्रीज द टोटल एसेट, टोटल एसेट कम हो जाएगा। अगर हम कैश में प्लांट खरीदेंगे तो टोटल एसेट बढ़ना चाहिए ना, ध्यान देना, एसेट और प्लांट खरीद रहे हैं, तो प्लांट खरीद रहे हैं तो एसेट बढ़ेगा लेकिन पैसा भी तो जाएगा, तो पैसा घटेगा। इसका मतलब है एसेट पर क्या असर पड़ेगा, कुछ नहीं। जितना से जैसे प्लांट खरीदे तो जितना का प्लांट आया, 40,000 का प्लांट आया तो 40,000 गया भी तो कैश भी एसेट्स है और प्लांट भी एसेट्स है। तो चलिए आगे देखते हैं। कीप टोटल एसेट अनचेंज, कुल संपत्ति में कोई बदलाव नहीं होगा, यही ना होगा कि टोटल एसेट क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि जितना हमारा एसेट बढ़ेगा उतना ही एसेट क्या होगा, घट जाएगा। प्लांट खरीदने से प्लांट बढ़ा 40,000 का, तो 40,000 कैश भी तो गया, तो कैश हमारा एसेट वो भी घटा। तो एक एसेट बढ़ रहा है और एक एसेट क्या हो रहा है, घट रहा है। दोनों सेम अमाउंट से जब बढ़े घटेगा तो एसेट में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। परचेज ऑफ प्लांट ऑन क्रेडिट, अगर उधार में हम प्लांट खरीदेंगे तब क्या होगा, तो एसेट भी बढ़ेगा और लायबिलिटी भी बढ़ेगा, एसेट भी बढ़ेगा और, पढ़िए, डिक्रीज इन टोटल एसेट, नहीं बढ़ेगा, एसेट बढ़ेगा ना। कीप टोटल एसेट अनचेंज, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एसेट में चेंज नहीं होगा। चलो, इंक्रीज टोटल एसेट, ये ठीक है, टोटल एसेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, उधार खरीदने से बढ़ेगा, और लायबिलिटी भी बढ़ेगा, लेकिन लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं लिखा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल एसेट बढ़ जाएगा। यह खाता अप्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति या व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। कौन सा ऐसा खाता है जो किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है, तो प्रश्न रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट किसी व्यक्ति को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लेन देन वित्तीय प्रकृति का नहीं है, इसमें से कौन ऐसा लेन देन है जो उसमें लगता है कि उसमें पैसे का कोई रोल ही नहीं है। तो सामान खरीदेंगे उधार में तो मॉनेटरी नेचर है, परचेज ऑफ बिल्डिंग मॉनेटरी है, पेमेंट ऑफ सैलरी। लेकिन बताओ कोई अगर कर्मचारी हड़ताल कर रहा था, उसमें रुपया पैसा का लेना देना है। मशीन अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, तो रियल अकाउंट, मशीन को देखा जा सकता है ना, तो मशीन कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। 31 मार्च 2012 को 5,000 मूल्य का माल बेचने के बाद 8,000 का क्लोजिंग स्टॉक बच गया, तो ये क्या कहलाएगा, ये घटना कहलाएगा। क्लोजिंग स्टॉक जो है ना वो घटना है, क्योंकि इसमें दो पार्टी नहीं एक ही पार्टी है, स्टॉक बचा हुआ है तो उसमें दो लेन देन कहाँ हुआ है, लेन देन होगा तब ना वो ट्रांजेक्शन कहलाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ घटना है।
नॉमिनल अकाउंट का शेष हमेशा क्या होगा, बोलता है डेबिट बैलेंस ऑफ नॉमिनल अकाउंट क्या कहलाएगा, तो नॉमिनल अकाउंट का नियम पढ़े है ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेज, डेबिट ऑल और क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो डेबिट हमेशा खर्चा होगा, नॉमिनल अकाउंट में खर्चा हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा। आहरण किसकी, ड्राइंग कम्स अंडर विच अकाउंट, ड्राइंग किस खाते के अंदर आता है, पर्सनल अकाउंट के अंदर। ड्राइंग किस खाते के अंदर आता है, पर्सनल। क्यों, क्योंकि ड्राइंग कोई आदमी ने करेगा और आदमी हमेशा पर्सनल अकाउंट में आएगा। तो ड्राइंग हो या कैपिटल हो, दोनों को किस खाते में आता है, पर्सनल अकाउंट में। द बेसिक यूनिट ऑफ बुक कीपिंग, बुक कीपिंग का सबसे बेसिक चीज़ क्या है, सबसे पहले क्या होता है, तो बुक कीपिंग में सबसे पहले जर्नल होता है, उसके बाद ये टोटलिंग नहीं करते हैं, ये लेजर में जाता है, जर्नल के बाद लेजर बनता है, लेजर के बाद टोटलिंग करते हैं, फिर बैलेंसिंग करते हैं, ठीक है। ये टोटलिंग और बैलेंसिंग लेजर में किया जाता है, जर्नल में नहीं। माल की नगद खरीद दर्ज की जाती है, अगर नगद में माल खरीदेंगे तो कहाँ लिखेंगे, परचेज बुक में नहीं, सेल्स बुक में नहीं, क्या, हाँ कैश बुक में। और उधार खरीदेंगे तो परचेज बुक में, उधार बेचेंगे तो सेल्स बुक में, नगद बेचेंगे तो कैश बुक में। नगद खरीदे नगद बेचे कैश बुक में, उधार बेचेंगे तो सेल्स बुक में, उधार खरीदेंगे तो परचेज बुक में। याद रहेगा सबको। आगे लेखांकन की मान्यता है, इसमें से कौन लेखांकन की मान्यता है, पोस्टुलेट्स ऑफ अकाउंटिंग इज, तो याद रखना एक्सचेंज, पीरियड और यूनिट ऑफ मेजर। हमारे यहाँ अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट है कि नहीं, एक्सचेंज कॉन्सेप्ट है कि नहीं, और यूनिट ऑफ मेजर, तो इसका मतलब क्या है, ऑल ऑफ दिस। आगे डेबिट नोट कौन तैयार करता है, डेबिट नोट कौन तैयार करता है, क्रेता। कौन तैयार करता है, अब विक्रेता क्या तैयार करता है, क्रेडिट नोट। विक्रेता क्या तैयार करता है, क्रेडिट नोट। कैश अकाउंट कौन सा बैलेंस होता है, कैश हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। किस अवधारणा के अनुसार व्यवसाय के स्वामी को व्यवसाय का लेनदार माना जाता है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, अभी तो बताए थे। किस अवधारणा के अनुसार है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से। फर्नीचर का कारोबार करने वाले व्यक्ति के द्वारा फर्नीचर को खरीदना क्या कहलाएगा, परचेज कहलाएगा। लेकिन फर्नीचर के व्यापारी जो है वो कंप्यूटर खरीदेगा तो क्या कहलाएगा, एसेट्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एसेट्स। संपत्तियों की खरीद के लिए क्रेडिट होगा, जब हम संपत्ति खरीदते हैं तो लिखते हैं एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिट में कैश लिखेंगे। अगर नगद खरीदे तो, उधार खरीदते तो क्या लिखते हैं, उधार खरीदते तो नाम लिखते हैं, उसका नाम क्या होता है, क्रेडिटर। उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। तो यहाँ कुछ नहीं लिखा था तो हम लोग नगद मान लिए, लेकिन अगर उधार खरीदते तो क्रेडिट में क्रेडिटर जाता है, लेनदार जिसे उधार खरीदे उसका नाम लिख देते हैं, रमेश, गणेश, महेश। माल की बिक्री के लिए क्रेडिट होगा, जब हम माल बेचते हैं तो क्या लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स ना लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और अगर उधार बेचते हैं तो लिखते हैं डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो लिखिए क्रेडिट पूछ रहा है, क्रेडिट में क्या होगा, तो क्रेडिट में तो सेल्स ही ना होगा, माल बेचेंगे तो। अच्छा, फर्नीचर अगर क्रेडिट में बेचेंगे, फर्नीचर बेचेंगे तो क्रेडिट में क्या लिखेंगे, फर्नीचर लिखेंगे। अगर नगद बेचते हैं फर्नीचर तो लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, याद है, तो फर्नीचर ही क्रेडिट में जाएगा। बोलता है अंडर सोर्स डॉक्यूमेंट्स कम्स, इसके अंदर सोर्स डॉक्यूमेंट्स में कौन आएगा, ये पढ़े ना सोर्स डॉक्यूमेंट्स, तो कौन सोर्स डॉक्यूमेंट्स में आता है, रिसिप्ट पढ़ाएंगे, इनवॉइस भी पढ़ाएं, पे इन स्लिप पढ़ाएं, तो सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या है, सब। ट्रायल बैलेंस क्या है, पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट या शेड्यूल ऑफ बैलेंस, ये कोई खाता में नहीं आता है। ट्रायल बैलेंस लिस्ट ऑफ बैलेंसेस है, किसका बैलेंस, लेजर का बैलेंस। कि लेजर बना के जो हम डेबिट क्रेडिट का बैलेंस निकालते हैं उसका लिस्ट जहाँ पे लिखते हैं, उसको जहाँ पे एक जगह पे तैयार करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस। अब आपसे पूछते हैं क्या ट्रायल बैलेंस बनाना अनिवार्य है, नो, ट्रायल बैलेंस बनाना अनिवार्य नहीं है, आपकी मर्जी है तो बना सकते हैं, नहीं मर्जी तो नहीं बना सकते। कोई दिक्कत किसी को, क्या ट्रायल बैलेंस का आपस में मिलना जरूरी है, जी आपस में मिलना जरूरी है। अगर नहीं मिलता है तो बैलेंसेस को कहाँ पे लिखते हैं, सस्पेंस अकाउंट में लिखते हैं। और ढूंढते बाद में गलती को कि जब तक सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस जीरो नहीं हो जाता तब तक हम ये मानेंगे कि कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है। अगर बैलेंस जीरो हो गया इसका मतलब कोई गलती नहीं हुई, और अगर बैलेंस जीरो नहीं हो रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हुआ है। क्रेता के द्वारा माल वापसी पर भेजी जाने वाली चिट्ठी को क्या कहते हैं, जब क्रेता माल वापस करता है और उसमें जो चिट्ठी भेजता है उसको कौन सा नोट बोलते हैं, डेबिट नोट। निम्नलिखित में से कौन सा तलपट के आधार पर तैयार किया जाता है, इसमें कौन है जो ट्रायल बैलेंस के आधार पर तैयार किया जाता है, फाइनल अकाउंट। क्योंकि ट्रायल बैलेंस के आधार पर जर्नल थोड़ी बनता है, जर्नल के आधार पर लेजर बनता है, और लेजर के आधार पर क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस। अच्छा, एक व्यवसायी का पूंजी दिया है 75,000 और लायबिलिटी दिया है 25,000, पढ़े हैं बचपन से, ये बराबर क्या होता है, तो पूंजी दिया लायबिलिटी दिया है 25 और 75 दोनों जोड़ेंगे तो एसेट निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1,00,000, 75 प्लस 25 कितना, एक, तो इसका 1,00,000 रुपया देखिए है। अब लास्ट है 40 नंबर क्वेश्चन,
तलपट के दोनों पक्षों के में मिलान नहीं होता है तो कौन सा खाता खोला जाता है? अभी तो बताएं कि जब ट्रायल बैलेंस आपस में नहीं मिलता है तो कौन सा खाता खोला जाता है? और सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट? दोनों हो सकता है, डेबिट में भी हो सकता है और क्रेडिट में भी हो सकता है। कहीं कोई कन्फ्यूजन? तो बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। भले ये पिछले साल का, इसमें एक बात और गौर कीजिएगा, ये जो मॉडल सेट जारी किया गया था इसमें टर्म 1 लिखा हुआ है। टर्म 1 का मतलब है कि ये शुरुआत वाला चैप्टर है। इसमें आपको बाहर का चैप्टर मिला? शुरुआत वाला चैप्टर है ये, शुरुआत का जनरल लेजर ट्रायल बैलेंसेस तक का चैप्टर। देखो इसमें डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन नहीं मिला, बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं मिला, फाइनल अकाउंट नहीं मिला। तो ये शुरुआत वाला क्वेश्चन है, फाइनल अकाउंट का नहीं है, वो लगभग खाली एक छोटा सा पोर्शन था जो जनरल लेजर से रिलेटेड है। तो ये शुरुआत का बेसिक कॉन्सेप्ट है स्टार्टिंग वाला चैप्टर का। तो अगर इसको भी आप करेंगे तो स्टार्टिंग वाला चैप्टर तो ठीक हो जाएगा ना। तो मेरा प्रयास है कि एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, 40 का 40 आपके दिमाग में होना चाहिए। अब लिखना आपकी मर्जी का है, नहीं लिखोगे आपकी गलती, लेकिन एग्जाम में जो पूछा हुआ क्वेश्चन होगा मेरा पढ़ाया हुआ नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम सब का सब पढ़ा देते हैं। अब आपके ऊपर है कि आप 40 में 40 मारते हो कि 40 में 4 मार के आते हो, ये आपके ऊपर है। इसलिए आपको तैयारी करना है ज़बरदस्त तरीके से।